हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी की, जिसमें आज की क्लास हमारी होने वाली है पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो परीक्षा आपकी 2025 में हुई थी वही क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं। और आपको बताते चलें कि पिछली क्लास में जो पेपर आपका 2025 में हुआ था इसके 50 क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। इस क्लास में हम 51 to 100 क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। ठीक है, जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहेगा डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है और यहाँ से कई क्वेश्चंस एग्जाम में आपको एज इट इज देखने को भी मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान शब्द किसने गढ़ा था? अगस्त कॉम्टे, मिराबियो, कार्ल मार्क्स या फिर इमाइल दुर्खिम ने? देखिए, हम लोग क्वेश्चंस को बहुत विधो तरीके से समझने वाले हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन को हर साल घुमा करके पूछ लेता है। सामाजिक विज्ञान शब्द किसने गढ़ा था? तो ये गढ़ा था मिराबियो ने। किसने? मिराबियो ने। ठीक है, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस शब्द का सबसे पहला प्रयोग आपको बता दें 1767 में फ्रांसीसी लेखक थे। ये कहाँ के? ये फ्रांस के लेखक थे मिराबियो। ठीक है, इन्होंने इनके द्वारा ये शब्द गढ़ा गया था, सामाजिक विज्ञान। ओके, चलिए इतनी बात क्लियर है। अब अच्छा, जैसे अगस्त कॉम्टे हैं, ये कौन है? इन्हें समाज शास्त्र का जनक माना जाता है। समाज शास्त्र का जनक कौन है? समाज शास्त्र के जनक अगस्त कॉम्टे हैं। इन्होंने समाज शास्त्र शब्द गढ़ा था। अगर यहाँ पे ये लिखा होता कि समाज शास्त्र शब्द किसने गढ़ा था तो आप कहते अगस्त कॉम्टे ने। ठीक है, लेकिन सामाजिक विज्ञान पूछ रहा है तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए। शिक्षण के पुनर्बलन पर सर्वाधिक बल किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड, स्किनर, पेज या फिर थॉर्नडाइक ने? तो बताइएगा। आपको बता दें, शिक्षण के पुनर्बलन पर सबसे अधिक बल देने वाले कौन हैं? बीएफ स्किनर हैं। इन्होंने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी कि ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। आप लोगों ने साइकोलॉजी में इसको खूब पढ़ा होगा, हमने भी पढ़ाया है। ठीक है, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आपने इनको पढ़ा होगा। और इन्होंने रीइंफोर्समेंट जो है इस पर काफ़ी इन्होंने बल दिया है। अच्छा सर, ये पुनर्बलन का मतलब होता क्या है? पुनर्बलन का मतलब होता है कि जैसे आपने बच्चे से कहा कि कल अगर तुम लोग ये 4 क्वेश्चन याद करके, जो कल ये 4 क्वेश्चन याद करके सुना देगा उसको हम इनाम देंगे, उसको हम पेन देंगे। ठीक है, अब बच्चा जो है घर पे जाकर के और ये 4 क्वेश्चन बढ़िया से याद करके आता है ये पेन लेने के चक्कर में। अब वो आकर के आप क्वेश्चन सुना देता है, आप उसको इनाम में पेन दे देते हो। तो ये आपने जो बच्चे को पेन दिया ना, ये उसका रीइंफोर्समेंट हो गया। क्या हो गया? रीइंफोर्समेंट। ठीक है, देखिए, अगर आपने क्लास में बच्चे से क्वेश्चन पूछा, बच्चे ने क्वेश्चन बता दिया, आपने कहा शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये भी रीइंफोर्समेंट है। क्या है? रीइंफोर्समेंट। इससे क्या होता है कि वो जो क्रिया बच्चा कर रहा है ना, उसको वो क्रिया दोबारा होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर बच्चे की शाबाशी दे तो दोबारा काम करना शुरू कर देता है, या मतलब वो और अच्छे से काम करता है, मन लगा के काम करता है। उसको अगर थोड़ा सा प्रोत्साहित कर दो तो, है ना, ये वही है पुनर्बलन। किसने दिया कॉन्सेप्ट? स्किनर ने। क्वेश्चन कहता है, ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ब्लूम का जो वर्गीकरण था उस पर एक नजर डाल लेते हैं। यह है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, ब्लूम का वर्गीकरण। सन 1956 में बेंजामिन एस ब्लूम और उसके सहयोगियों ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था। क्वेश्चन हर बार पूछता है कि ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण कब किया था? 1956 में। ठीक है, इन्होंने देखिए छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर, किस आधार पर? छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर बेंजामिन एस ब्लूम ने शिक्षण उद्देश्यों को 3 भागों में बांट दिया था। शिक्षण उद्देश्यों को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। कौन कौन से? संज्ञानात्मक क्षेत्र, जिसको हम लोग कॉग्निटिव डोमेन कहते हैं, भावात्मक क्षेत्र, इफेक्टिव डोमेन, और क्रियात्मक क्षेत्र, जिसको कॉग्निटिव डोमेन भी कहा जाता है। ठीक है, 3 भागों में बांट दिया था। अब आपको बता दें, जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है 1956 ईस्वी में संज्ञानात्मक क्षेत्र के 6 उपभागों में इसको विभक्त किया गया। यानी कि जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसके फिर से 6 भाग किए गए। ओके, वो 6 भाग कौन कौन से थे? ये थे, पहला है ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। ओके, अब जैसा कि हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था तो देखिएगा, कह रहा है ज्ञान। सबसे पहला ज्ञान है
इसका संबंध पहचान व पुनर्स्मरण यानी कि रिकॉग्निशन या रिकॉल से होता है। इसकी प्रमुख विशेषता पुनर्स्मरण है, अर्थात ज्ञान लक्ष्य के अंतर्गत जो भी फैक्ट्स हैं, वर्ड्स हैं, जो नियम हैं, सिद्धांत हैं, उनका पुनर्स्मरण पहचान का विकास किया जाता है। कहने का मतलब है जो ज्ञान है इसका संबंध पहले सीखी गई जानकारी को याद करना या पहचानना। जो कुछ बच्चे ने पहले सीख लिया अब उसको याद कर रहा है। कोई परिभाषा आपने पहले याद की थी, अब एग्जाम में उसको अपना रिकॉल करके फिर लिख रहे हो, ठीक है, तो वो ज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें परिभाषाएं याद करना, डेट्स आप याद रखते हो, तारीख आप याद रखते हो, है ना, कोई स्थान कहीं घूमने गए थे वहाँ की जानकारी याद रखते हो, कोई नियम हो गए, सिद्धांत हो गए, उनको आप याद करके फिर जरूरत पड़ने पर उनको रिकॉल करते हो, तो वो ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो परिभाषित करना ज्ञान का ही एक उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ पे ब्लूम के वर्गीकरण में ज्ञान का उदाहरण क्या होगा? परिभाषित करना, किसी चीज़ को डिफाइन करना, किस में आ जाएगा? ज्ञान का उदाहरण। तो अगर आपने ये जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, यदि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसका आंसर भी कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि ज्ञान से संबंधित है? ये भी क्वेश्चन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही है। एक चित्र बनाना, याद से एक कविता सुनाना, दो सिद्धांतों की तुलना या फिर एक प्रयोग तैयार करना। तो अभी हम लोगों ने पीछे देखा था कि देखिए ज्ञान, अब ये कह रहा है कि ज्ञान से संबंधित है। ज्ञान से संबंधित क्या है इसमें? याद से एक कविता सुनाना, यानी कि आपने पहले कोई कविता याद की थी अब वही सुना रहे हो, पहले कोई परिभाषा याद की थी अब वही सुना रहे हो, कोई तारीख पहले याद की थी आज वो तारीख काम आ रही है। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? ज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। ज्ञान, इसका मुख्य उद्देश्य जानकारी को ज्यों का त्यों याद करना और उसे दोहराना होता है। आपने पहले कोई चीज याद कर ली, ज्यों का त्यों अब वही दोहरा रहे हो। याद से कविता सुनाना पूरी तरह से आपकी मेमोरी और रिकॉल पर बेस्ड है ना, कि भाई आपने कविता याद की थी वो याद है और आज उसको सुना रहे हो, ये सीधे ज्ञान से जुड़ी हुई है। दो सिद्धांतों की तुलना, ये आता है आपका विश्लेषण के अंतर्गत, एनालिसिस के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है सर? एनालिसिस के अंतर्गत आता है, क्योंकि इसमें दो चीजों के बीच अंतर और समानता को समझना होता है। देखिए मैं दिखा देता हूं। तो दो सिद्धांतों की तुलना करना कहां पे आएगा? दो सिद्धांतों की तुलना करना, ये देखिएगा यहां पे आएगा, हाँ एनालिसिस में आएगा। ये चौथा पॉइंट है, कह रहा है इसमें विश्लेषण लक्ष्य के अंतर्गत टॉपिक या कम्युनिकेशन में निहित तत्वों का विश्लेषण किया जाता है, उन्हें विभाजित करके उनकी तुलना की जाती है। तो कंपैरिजन कहाँ होगा? ये आपका एनालिसिस में होगा, विश्लेषण में तुलना की जाती है। तो ये पॉइंट हमारा एनालिसिस से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? एनालिसिस से जुड़ा हुआ है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब एक प्रयोग तैयार करना, ये आपका अनुप्रयोग एप्लीकेशन में आ जाता है, ठीक है। और चित्र बनाना किस में आ जाएगा? ये आपका क्रियात्मक क्षेत्र में आ जाएगा, ओके। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ज्ञान को लागू करने का एक उदाहरण क्या है? एक केस स्टडी का विश्लेषण करना, सीखे गए सूत्रों का उपयोग करके गणितीय समस्या को हल करना, एक लेख का सारांश बनाना या एक राय का बचाव करना। देखिए ज्ञान को लागू करने का मतलब यह है कि आपने पहले कुछ सीखा और आज उस ज्ञान को अपने काम में ले रहे हो, आज आप उसको अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन किस में आएगा? ये आएगा अनुप्रयोग में। मतलब ज्ञान को लागू करने का मतलब है कि जो भी आपने जानकारी हासिल की है, जो भी लर्निंग आपने की है, जो सीखा है, जो नियम आपने सीखे हैं, जो मेथड्स आपने सीखे हैं, उनका उपयोग किसी नई प्रॉब्लम को हल करने में, नई सिचुएशन में आप उसका यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे जो सूत्र आपने सीखे हैं उनका प्रयोग करके आप गणितीय समस्या को हल करना, मतलब आप ज्ञान को लागू कर रहे हो। आपको सर ने सिखाया कि a+b² होता है और ये ऐसे ऐसे सवालों में लगता है। आपको पता था कि a²+b²+2ab होगा, ऐसा सवाल आपको कभी मिलता है तो फिर आप उस सवाल का प्रयोग करके सवाल हल कर देते हो। ये क्या है? आप यहाँ पे ज्ञान को लागू कर रहे हो। इतनी बात क्लियर है? ठीक है। ये किससे जुड़ा हुआ है? आपका एप्लीकेशन से। कैसे? अनुप्रयोग से जुड़ा हुआ है। अभी मैंने बताया था कि ब्लूम ने क्या किया है कि छात्रों के व्यवहार में होने वाले परिवर्तन के आधार पर इन्होंने 3 भागों में तो बांट दिया, लेकिन जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है उसको 6 उपभागों में बांट दिया। अब उसमें जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा था प्रयोग की बात कर रहा था, एप्लीकेशन की बात कर रहा था। देखिएगा मैं इसको समझाता हूँ। यहाँ पे लिखा है एप्लीकेशन, ऐसा माना जाता है कि यदि छात्र किसी तथ्य को वास्तव में समझ लेता है तो वह उसका प्रयोग भी कर लेगा। अर्थात छात्र जो कुछ भी सीखता है वह वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में प्रयोग कर लेगा। तो ये किस में आ गया? एप्लीकेशन में। इतनी बात क्लियर है?
ठीक है। अच्छा, अब जैसे एक केस स्टडी का विश्लेषण करना, अगर बच्चा विश्लेषण कर रहा है, अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं तो ये किस में आएगा, ये तो एनालिसिस में ही आ जाएगा। ठीक है, ये एनालिसिस के अंतर्गत आता है जहां आप जानकारी को अलग अलग हिस्सों, जहां आप किसी भी चीज़ के अलग अलग पार्ट्स को समझते हैं। ठीक है, एक लेख का सारांश बनाना, ये आपका कॉम्प्रीहेंशन के अंतर्गत आ जाता है, जहां आप जो मेन थॉट है उसको अपनी भाषा में प्रकट करते हो। ठीक है, एक राय का बचाव करना, ये इवैल्यूएशन लेवल पर होता है जहां आप लॉजिक के बेस पे डिसीजंस लेते हैं। ओके, तो आपको ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बहुत डीप में पढ़नी होगी। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। अगला प्रश्न, सामाजिक अध्ययन शब्द कब प्रचलन में आया? तो सामाजिक अध्ययन जो शब्द है वह 20वीं शताब्दी में प्रचलन में आया था। कहता है कि कौन सी शिक्षण पद्धति, देखिएगा, कौन सी शिक्षण पद्धति सक्रिय जुड़ाव और व्यावहारिक अनुभवों के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करती है? बताइएगा। कहानी कहने की विधि, यानी कि जहां बच्चा एक्टिव होकर के जुड़ जाता है, संलग्न हो जाता है। कहानी कहने की विधि, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चा एक्टिव कहाँ होता है? सक्रिय जुड़ाव और व्यावहारिक अनुभव के माध्यम से सीखने की सुविधा प्रदान करती है, वो है प्रोजेक्ट मेथड। कौन सी? प्रोजेक्ट मेथड। इसके प्रतिपादक कौन है? जो प्रोजेक्ट मेथड है इसके प्रतिपादक हैं किलपैट्रिक। कौन है सर? किलपैट्रिक जो है वो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक हैं, और ये करके सीखने पर आधारित है, यानी कि लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित है। इसमें बालक किसी भी जो रियल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए एक्टिव होकर के उस पर काम करता है। ठीक है, और जो उसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, जो उसका व्यावहारिक अनुभव है, वो प्राप्त करता है। तो कुल मिलाकर के जो प्रोजेक्ट मेथड है ये टोटली स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी कि छात्र केंद्रित विधि है ये। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लीजिए, 58 नंबर क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा मुक्त शैक्षिक संसाधन OER भारतीय पहल के दायरे में आता है? कोर्सेरा, एडसे, ई ज्ञान कोश या फिर ओपन स्टैक्स? तो आपको बता दूं वह है हमारा ई ज्ञान कोश। ठीक है, ये इग्नू द्वारा डेवलप एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपोजिटरी होता है। कोर्सेरा की बात करूं तो ये यूएसए का है। ठीक है, ये एक अमेरिकी आधारित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसे स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर्स द्वारा डेवलप किया गया था। एडसे की बात करूं तो ये भी एक क्या कहते हैं उसको, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। ठीक है, जिसे हार्वर्ड और MIT ने मिलकर के बनाया था। ओपन स्टैक्स की बात करूं तो ये अमेरिका के राइस यूनिवर्सिटी की एक पहल है जो फ्री में जो किताबें हैं वो प्रदान करती है। तो कुल मिलाकर के हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला प्रश्न लीजिए, फिर ब्लूम से क्वेश्चन आ गया। ब्लूम के वर्गीकरण में सृष्टि या उत्पत्ति का निम्न में से कौन सा उदाहरण होगा? भाई बताइएगा। देखिएगा, एक कविता का पाठ करना, एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन करना, एक उपन्यास का सारांश या फिर एक सांख्यिकी रिपोर्ट का एनालिसिस करना। तो जहां आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो ये किस में आ जाएगा? एक नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन करना। जब आप नया सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डिजाइन कर रहे हो मतलब कुछ क्रिएट कर रहे हो। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन कहता है, बेंजामिन ब्लूम का पेशा क्या था? वो गणितज्ञ था, जीव विज्ञानी था, शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था या फिर रसायनज्ञ था? तो जो बेंजामिन ब्लूम था वो क्या था भाई? तो बेंजामिन ब्लूम जो है वह एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक था। ठीक है, कहाँ का? अमेरिका का था। अमेरिकी शैक्षिक मनोवैज्ञानिक, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट था ये। ठीक है, और इन्हें सबसे ज़्यादा इनके द्वारा जो ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी डेवलप की गई है इसी के लिए जाना भी जाता है। बेंजामिन ब्लूम किस अवधारणा से सबसे विशेष रूप से जुड़े हुए हैं? संज्ञानात्मक असंगति, सापेक्षता का सिद्धांत, ब्लूम का वर्गीकरण या ड्रिल सिद्धांत? तो बेंजामिन ब्लूम ने तो ब्लूम टैक्सोनॉमी दी है, ये उसी से जो है विशेष रूप से जुड़े हुए हैं, इसी के लिए इनको जाना भी जाता है। और जो इन्होंने ब्लूम का वर्गीकरण दिया है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, कब दिया था सर? 1956 में दिया था। ध्यान रखिएगा, पहले तीन भाग किए, फिर उसमें से संज्ञानात्मक जो था उसके 6 भाग अलग कर दिए। अगला क्वेश्चन, 1956 में ब्लूम के वर्गीकरण को
विकसित करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या था, क्यों उन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी क्यों लेकर के आई है, इसके पीछे का रीजन क्या था, शैक्षिक उद्देश्यों को वर्गीकृत करने के लिए, कि जो शिक्षा से संबंधित उद्देश्य हैं उनको अलग अलग किया जाए, डिवाइड किया जाए, वर्गीकरण किया जाए उनका, इसी के लिए लेकर के आए थे। ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाता है। ब्लूम का वर्गीकरण मूल रूप से किस वर्ष में डेवलप किया गया था, तो ब्लूम ने अपना वर्गीकरण जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो 1956 में दिया था उन्होंने। कब दिया था? 56 में। फिर बाद में 2001 में इसमें संशोधन भी हुआ था, उसकी भी बात करेंगे अभी आगे। ब्लूम के वर्गीकरण का संशोधन कब किया गया था? अभी मैंने बताया 2001 में किया गया था सर। कब किया गया था? ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को मूल रूप से 1956 में डेवलप किया गया था। बाद में सन 2001 में एंडरसन और क्रथवॉल ने इसको रिवाइज किया, इसमें संशोधन किया था। ओके, किसने किया था? एंडरसन ने। ध्यान रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा किसने, एंडरसन और क्रैथवॉल ने। ठीक है, क्रैथवॉल ने, ये थे दो लोग जिन्होंने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी को क्या किया था? संशोधित किया था 2001 में। अधिगम का कौन सा क्षेत्र विचारों और चिंतन से संबंधित है? विचार चिंतन से संबंधित क्या है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर क्षेत्र या फिर भावनात्मक क्षेत्र। आपको पता है कि हमारे विचार कहाँ आते हैं? हमारे दिमाग में। संज्ञानात्मक, ये हमारे कॉग्निशन से जुड़ा हुआ है, हमारे दिमाग से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे मस्तिष्क की बात है। चिंतन कहाँ करते हैं? दिमाग में करते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सब किससे जुड़ा हुआ है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञान मतलब आपके दिमाग की बात हो रही है, मस्तिष्क की बात हो रही है। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न लीजिए। कहता है अधिगम का कौन सा क्षेत्र भावनाओं पर केंद्रित है? संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक, साइकोमोटर या फिर संवेदी क्षेत्र। कौन है वो? तो आपको बता दूं कि वह है हमारा भावात्मक क्षेत्र। भावनाओं से जुड़ा है हमारा भावात्मक क्षेत्र, जिसको हम अफेक्टिव डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं सर इसको? अफेक्टिव, क्या कहा जाता है? अफेक्टिव डोमेन कहा जाता है इसको। ठीक है, इंग्लिश में ध्यान रखिएगा। इसका संबंध हमारे इमोशंस, हमारे जो भाव हैं, हमारा इंटरेस्ट, हमारी वैल्यूज़ और पर्सपेक्टिव से होता है। इसलिए भावनाओं और भावों पर केंद्रित अधिगम का क्षेत्र भावात्मक क्षेत्र है। ठीक है, अब जैसे इसमें है संज्ञानात्मक क्षेत्र, ये हमारे ज्ञान, हमारी सोच समझ से रिलेटेड होता है। साइकोमोटर क्षेत्र, ये हमारी जो फिजिकल स्किल्स हैं, हमारे जो शारीरिक कौशल हैं और जो एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड होता है। संवेदी क्षेत्र, ये हमारी इंद्रियों से रिलेटेड होता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन हैं उनसे रिलेटेड होता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ में। मनोगतिक क्षेत्र में क्षमता का एक उदाहरण क्या है भाई, बताइएगा। तो मनोगतिक क्षेत्र में क्षमता का एक उदाहरण क्या हो जाएगा? टंकण या फिर टाइपिंग। सर ये कैसे हो जाएगा? देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये हमारे ब्लूम का जो वर्गीकरण है ना, वहीं से लिया गया है। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के मनोगतिक या फिर जो क्रियात्मक क्षेत्र है, जिसको साइकोमोटर डोमेन कहा गया है, वहीं से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। अब मनोगतिक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन, इस क्षेत्र में वो एक्टिविटीज़ आती हैं जिनमें हमारी जो शारीरिक हलचल है या जो कोऑर्डिनेशन है हमारे बॉडी पार्ट्स का, जो हमारे शरीर के अंग हैं उनमें जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑर्डिनेशन मतलब जो बॉडी के अलग अलग पार्ट मिलकर के एक साथ काम करते हैं। जैसे अगर आप टाइपिंग कर रहे हैं, टाइपिंग की बात हो रही है, आप जब टाइपिंग करते हैं तो आपके हाथ की मांसपेशियां प्लस आपकी आंखों का कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। आप आंखों से सामने देख रहे हैं और आपके हाथ नीचे कीबोर्ड पे चल रहे हैं, तो ये हाथ और आंख का कोऑर्डिनेशन है। ओके, वही मनोगतिक क्षेत्र में क्षमता है। ओके, आपकी मोटर स्किल्स हो गई, इनका उपयोग होता है साइकोमोटर डोमेन में। इसमें हाथ और आंख का तालमेल, स्पीड और सही सटीकता बहुत जरूरी है। ओके, कोऑर्डिनेशन वहां बहुत जरूरी। जैसे आप क्रिकेट तो देखते ही हैं, कैसे अगर जरा सी आंख या हाथ इधर उधर हुआ तो कैच छूट जाती है। तो कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन टाइपिंग ऑप्शन हमारा क्यों सही हो गया? टाइपिंग ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें हमारी फिंगर्स का जो हमारी फिजिकल स्किल है और जो मांसपेशियां हैं उनका कोऑर्डिनेशन इसमें इंक्लूड होता है। दूसरी बात, ये प्रैक्टिस से डेवलप होने वाला एक शारीरिक कौशल है, इसीलिए हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, आगे बढ़ते हैं। सीखने का कौन सा तरीका भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? सारे क्वेश्चन ब्लूम टैक्सोनॉमी से ही पूछ लिए मुझे लगता है। कहता है सीखने का कौन सा तरीका भावात्मक क्षेत्र से जुड़ा है? अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड क्या है? तो विचार या सोच, भावना,
क्रियाएं या फिर धारणा। तो इसमें भी हमारा क्या हो जाएगा, भावनाएं। भावात्मक से कौन जुड़ा है, भावनाएं। इसमें वो चीजें शामिल हैं जो हमारे संवेगों, हमारी भावनाओं, हमारे मूल्य, हमारे दृष्टिकोण और प्रशंसा से जुड़ी होती हैं। जैसे किसी सब्जेक्ट के प्रति रुचि पैदा करना या दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना, ठीक है। और जैसे भावनाएं, फीलिंग्स, ये क्यों सही है, क्योंकि भावात्मक शब्द का अर्थ ही है भावनाओं और संवेदनाओं से संबंधित होना, इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है ब्लूम के मूल वर्गीकरण 1956 में कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर है। देखिएगा, उच्चतम स्तर की बात करें तो उन्होंने जो 6 संज्ञानात्मक क्षेत्र के जो 6 पार्ट बताए थे, उपभाग, वो बताए थे ज्ञान, बोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। अब ज्ञान जो है ये हालांकि ऊपर लिखा है लेकिन ये सबसे निचला स्तर होता है, फिर इसके ऊपर आता है बोध, फिर प्रयोग, फिर एनालिसिस, सिंथेसिस, फिर लास्ट में मूल्यांकन, यानी कि सबसे उच्चतम स्तर है आपका इवैल्यूएशन। क्या है, सबसे उच्चतम स्तर किसको माना गया है, इवैल्यूएशन को माना गया है। अगला प्रश्न आपसे कहता है संशोधित ब्लूम के वर्गीकरण जो कि एंडरसन और क्रैथवॉल ने 2001 में किया था, उसमें कौन सी संज्ञानात्मक प्रक्रिया उच्चतम स्तर पर है। अब देखिएगा, जो ब्लूम का है, जो मेन है, जो मूल है, उसमें तो इवैल्यूएशन आ गया सबसे उच्चतम स्तर। लेकिन अगर 2001 के अनुसार पूछ ले तो फिर इवैल्यूएशन नहीं होगा, फिर आपका होगा सृजन, बनाना या क्रिएट करना। क्या हो जाएगा, सृजन करना, बनाना या क्रिएट करना। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे मेन पूछ रहा है कि 2001 वाली पूछ रहा है, यानी कि रिवाइज्ड पूछ रहा है या फिर मेन वाली पूछ रहा है। रिवाइज्ड में हम जाएंगे क्रिएट के साथ, अगर ब्लूम का मेन वर्गीकरण पूछ रहा है तो जाएंगे मूल्यांकन के साथ में, इसलिए ऑप्शन जो सी है वहाँ राइट हो जाएगा। किस शताब्दी में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विशेष हो गया। आपको बता दूं 19वीं शताब्दी में सामाजिक विज्ञान का क्षेत्र विशेष हो गया। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण के संबंध में माध्यमिक शिक्षा आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। इतिहास और भूगोल के अध्ययन को समाप्त करना, सामाजिक अध्ययन के व्यापक शीर्षक के तहत सामाजिक, पर्यावरण और मानवीय संबंधों को पढ़ाना, इतिहास और भूगोल को नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से अलग पढ़ाना, केवल आर्थिक अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करना। क्या हो जाएगा, तो ये हमारा सामाजिक अध्ययन के व्यापक शीर्षक के तहत सामाजिक, पर्यावरण और मानवीय संबंधों को पढ़ाना। भाई इसका मतलब है कि समाज से जुड़े सभी सब्जेक्ट्स को अलग अलग करके ना पढ़ाओ बल्कि एक साथ मिला करके पढ़ाओ। समाज और समाज के बीच जो मानव का आपस में संबंध है उन सब चीज़ों को एक साथ जोड़ के पढ़ाओ भैया। इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब को जोड़कर एक ही विषय यानी कि सामाजिक अध्ययन, सोशल स्टडीज के रूप में पढ़ाया जाए ताकि विद्यार्थी समाज, पर्यावरण और लोगों के बीच जो आपसी संबंध है उसको अच्छी तरह से समझ सके। बढ़िया है, ठीक है। आगे बात करते हैं, सामाजिक विज्ञान मुख्य रूप से क्या अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान जो है वह मुख्य रूप से मानव समाज और उसके विभिन्न पहलू का अध्ययन करता है। मतलब सोशल साइंस मुख्य रूप से मानव समाज, उसका व्यवहार, आपस में संबंध, हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारी अर्थव्यवस्था, राजनीति, हिस्ट्री, इन सब का अध्ययन करता है। इसलिए इसका मुख्य अध्ययन मानव समाज और उसके विभिन्न पहलुओं से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय स्कूलों में सामाजिक विज्ञान शिक्षा के तहत आमतौर पर कौन से विषय शामिल किए जाते हैं। देखिएगा, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित। नहीं भैया, सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, इसमें भौतिक कहाँ से आ गया। सामाजिक विज्ञान की बात हो रही है, कंप्यूटर साइंस नहीं आएगा। कला, संगीत, ये तो सब फिजिकल एजुकेशन के अंतर्गत आते हैं। सामाजिक विज्ञान में आता है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, ये सब सामाजिक विज्ञान में इंक्लूड किए जाते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट हो जाएगा। प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के बीच में मुख्य अंतर क्या है ये बताइए आप। आपको बता दें कि देखिए, वे जिस विषय वस्तु की जांच करते हैं और वे जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं यही डिफरेंस है। सर कैसे? देखिएगा, प्राकृतिक विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मानविकी के बीच मुख्य अंतर है उनकी सब्जेक्ट मैटर का, कि किस सब्जेक्ट में क्या मैटर डाला गया है।
किस सब्जेक्ट में क्या मैटर है, सबसे बड़ा अंतर तो यही है। दूसरी बात कि कौन सब्जेक्ट की क्या कार्य प्रणाली है, मेथोडोलॉजी क्या है ना, उसके बेस पे इस पे डिफरेंस है। जैसे वे जिस विषय वस्तु की जांच करते हैं, इसका मतलब है कि हर विज्ञान किस चीज़ का अध्ययन करता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान प्रकृति और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करता है। सामाजिक विज्ञान मानव समाज और उसके व्यवहार का अध्ययन करता है, उसकी संस्कृति, उसके बीच आपसी संबंध का अध्ययन करता है। मानविकी मानव की संस्कृति, मानव के विचार और इतिहास का अध्ययन करता है। तो यही क्या है, ये विषय वस्तु हो गई, ये उसका सब्जेक्ट मैटर हो गया कि कौन किसका अध्ययन कर रहा है। तो सबसे बड़ा अंतर तो उसकी विषय वस्तु का हो गया ना, सब्जेक्ट मैटर का हो गया कि कौन किसकी बात कर रहा है। वे जिन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर क्षेत्र में अध्ययन करने का तरीका अलग अलग होता है ना, कि भाई जैसे प्राकृतिक विज्ञान पढ़ा रहे हो तो इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंट भी तो करने पड़ेंगे, आपको बच्चों को लैब लेकर के जाना पड़ेगा, मेजरमेंट की भी बात होगी इसमें। सामाजिक विज्ञान, इसमें आप सर्वे करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, डेटा एनालिसिस आएगा इसमें। मानव की इसमें किताबें आ जाएंगी, हिस्ट्री आ जाएगी, विचारों का एनालिसिस आ जाएगा। तो ये सारे तरीके अलग अलग होते हैं सब्जेक्ट्स के, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वहाँ राइट हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी पड़ती है, एंड फीस पे करने के बाद आपको कंप्लीट चारों पेपर के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, जिन्हें आप डाउनलोड करके कहीं भी कभी भी पढ़ सकते हो। उसके लिए आप हमें व्हाट्सएप करिएगा 9628182649, ठीक है। इस नंबर पे व्हाट्सएप करके अपने टीचिंग सब्जेक्ट जरूर लिखना कि सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट एसएसटी हिंदी, या आप एसएसटी के साथ होम साइंस, या एसएसटी के साथ इंग्लिश, या जो भी आपका सब, एसएसटी के साथ कॉमर्स, जो भी आपका सब्जेक्ट हो, लिखिए सर हमारे टीचिंग सब्जेक्ट ये हैं और हमको बीएड सेकंड सेमेस्टर कानपुर यूनिवर्सिटी का नोट्स चाहिए। हम आपको कंप्लीट प्रोसेस भेज देंगे, आप फीस पे करेंगे और उसके बाद नोट्स आपको फॉरवर्ड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आप डाउनलोड करके अपने पास सेव कर लीजिए, आराम से पढ़िए, तैयारी कीजिए। फर्स्ट वीक में एग्जाम है आपका। जैसे आप ये पढ़ रहे हैं, आपका एसएसटी पढ़ रहे हैं, तो एसएसटी के शॉर्ट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप जो है छोटे छोटे पॉइंट्स में चीज़ों को याद रख पाएँ, है ना। आपको आपका ज़्यादा समय खराब ना हो। जैसे सामाजिक विज्ञान शब्द अंग्रेजी के सोशल स्टडीज़ का हिंदी रूपांतरण है, यहाँ सोशल से तात्पर्य समाज, सोशल स्टडीज से तात्पर्य अध्ययन होता है। इस प्रकार सोशल स्टडीज़ का अर्थ है समाज का अध्ययन, अर्थात मानवीय परिप्रेक्ष्य में समाज का अध्ययन। बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स में इतिहास, इतिहास 3 शब्दों से मिलकर बना है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सारे पॉइंट। जैसे प्राकृतिक विज्ञान की भी बात हो रही थी, देखिए क्वेश्चन आया था ना, तो वही देखिए प्राकृतिक विज्ञान का पॉइंट यहाँ पे लिखा है, ठीक है। देखिए मूल्य की बात हो रही थी, मूल्य से रिलेटेड पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। आदर्शवादी पाठ्यक्रम में इतिहास और साहित्य को स्थान प्रदान किया गया है। प्रकृतिवादी पाठ्यक्रम में खेल कूद, व्यायाम, पर्यटन, प्रकृति निरीक्षण, भूगोल को इंक्लूड किया गया है। यथार्थवादी पाठ्यक्रम में क्या आ जाता है, प्रयोजनवादी पाठ्यक्रम में क्या आ जाता है। सारी चीज़ें बड़े ही विस्तृत तरीके से, बहुत आराम से, एकदम सटीक शब्दों में लिखी हुई हैं। और इसकी सेकंड पीडीएफ आपको पीवाईक्यूज एमसीक्यू जैसे 2022 का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है, ठीक है। और जो भी आंसर राइट है उसको हाईलाइट किया गया है ताकि आपको पढ़ने में, समझने में दिक्कत ना आए, ठीक है। और इसके बाद देखिए 2022 का, अब देखिए 2024 का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है। इसके बाद फिर अब नीचे बढ़ेंगे तो देखिए 2025 का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है। तो इस तरीके से आपके लिए बहुत वैल्यूएबल कंटेंट होने वाला है। और तो और जैसे 2025 का क्वेश्चन पेपर यहाँ पे खत्म हो गया, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन शुरू हो जाता है। ये देखिए ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन आपको मिलने वाला है, जिनको पढ़ करके आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। एक बात तो भूल ही गए, हम आपको जो मार्केट में इजी नोट्स आता है ना, उसकी भी पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। क्यों सर? वो इसलिए प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, सर का कंटेंट पढ़ लिया, ऐसा तो नहीं उसमें से पेपर आएगा। हालांकि हमारा कंटेंट पढ़ने के बाद इजी नोट्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपके अंदर का वहम दूर करने के लिए ये भी हम आपको दे देते हैं, ताकि ऐसा ना हो कि आप हमारे पास भी पैसा खर्च करें और फिर मार्केट से इसको भी लेकर के आएँ। इसलिए एक नज़र मारने के लिए, सिर्फ आपके देखने के लिए हम आपको ये भी भेज देते हैं कि समय मिले तो इसको भी पढ़ लेना, ठीक है। तो सारा मटेरियल एक साथ एक जगह आपको लेना है, तो फटाफट व्हाट्सअप करिएगा। कौन सा अनुशासन मुख्य रूप से मानव समाज और सामाजिक संबंधों के अध्ययन से संबंधित है? प्राकृतिक विज्ञान, मानविकी, सामाजिक विज्ञान या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए मानव समाज और मानव का जो आपस में संबंध है, जो संस्कृति है, वो सब किस में आती है? सामाजिक विज्ञान में आती है। सर किस में आती है? सामाजिक विज्ञान में आती है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा क्षेत्र दायरे में बड़ा है? सामाजिक अध्ययन बड़ा है कि सामाजिक विज्ञान बड़ा है? दोनों बराबर हैं या यह शैक्षिक संदर्भ पर निर्भर करता है? तो देखिए कौन सा क्षेत्र
दायरे में बड़ा है। आपको बता दें कि सामाजिक विज्ञान जो क्षेत्र है यह दायरे में बड़ा है। कैसे बड़ा है, आइए समझाते हैं। देखिए, सामाजिक विज्ञान की अगर बात करें तो यह एक बहुत ही विस्तृत ब्रॉड क्षेत्र है, ब्रॉड एरिया है इसका। इसमें मानव समाज के विभिन्न पहलुओं का वैज्ञानिक और सैद्धांतिक अध्ययन किया जाता है। यानी कि मानव समाज के अलग अलग पहलू का साइंटिफिकली और थ्योरेटिकली दोनों तरीके से अध्ययन किया जाता है। इसमें इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जैसे सब्जेक्ट्स अपनी पूरी गहराई और जटिलता के साथ शामिल होते हैं। यानी कि इसमें सब्जेक्ट्स पूरे गहराई के साथ इंक्लूड होते हैं। यह मुख्य रूप से उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन और रिसर्च के लेवल पर होता है। ठीक है, इसलिए इसका क्षेत्र बड़ा है। सामाजिक अध्ययन जो है यह सामाजिक विज्ञान का ही एक सरल और व्यावहारिक रूप है। ये जो है ये एक सरल रूप है। इसे मुख्य रूप से स्कूली स्तर पर बच्चों को समाज का एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए तैयार किया जाता है। जो सोशल स्टडीज़ है इसको इस तरीके से तैयार किया जाता है कि जो स्कूली स्तर के बच्चे हैं वो समाज के लायक बन सकें, वो एक जिम्मेदार नागरिक बन सकें। इसमें सामाजिक विज्ञान के विभिन्न विषयों से केवल उतनी ही सामग्री ली जाती है, केवल उतना ही मटेरियल उठाया जाता है जो छात्रों को समझने लायक हो, जो छात्रों के काम आ सके। यहाँ पे सब्जेक्ट्स पूरी गहराई के साथ आते हैं। हायर एजुकेशन में इसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पे जो मटेरियल है वो यहाँ से लिया जाता है, उतना ही लिया जाता है जितनी ज़रूरत होती है, जितना बच्चा समझ पाए। ठीक है, तो इसका क्षेत्र बड़ा है, ये छोटा है। सामाजिक विज्ञान बड़ा है। इतनी बात क्लियर है? वेरी गुड। व्याख्यान पद्धति को लागू करने के लिए प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो व्याख्यान पद्धति को लागू करने के लिए छात्रों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। यानी कि इसको इफेक्टिव बनाने के लिए केवल टीचर्स का बोलना जरूरी नहीं है। अगर छात्र ध्यान से सुने, क्वेश्चंस पूछें और उसमें पार्टिसिपेट करें तो व्याख्यान ज़्यादा इफेक्टिव बनता है। टीचर का एक्सप्लेन जो बोल रहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए इसकी प्राथमिक आवश्यकता जो है वो छात्रों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। इसमें व्याख्यान पद्धति का दोष क्या है, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? तो देखिए, व्याख्यान पद्धति जो होती है इसमें सिर्फ टीचर बोलता है, चीज़ों को बोल बोल करके समझा रहा होता है। छात्र जुड़ाव में वृद्धि होती नहीं, क्योंकि थोड़ा उबाऊ होती है। बालक सिर्फ सुन सुन कर ये टीचर की बातें ऊब जाता है। कक्षा में सुस्ती सी छा जाती है। नहीं, छात्र जुड़ाव में वृद्धि नहीं होती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कक्षा में सुस्ती छा जाती है, बालक एक्टिव होता नहीं है। क्या हो जाएगा? कक्षा में सुस्ती छा जाती है। ऑप्शन बी, बच्चा बोर हो जाता है। प्रदर्शन शब्द, प्रदर्शन शिक्षण विधियों से कैसे संबंधित है? प्रदर्शन का मतलब होता है कि जब आप बच्चों को पढ़ाते समय कुछ दिखा भी रहे हो, चीजें दिखा करके समझाते हो, डिमॉन्स्ट्रेशन जिसको कहा जाता है। यह डेमो या प्रदर्शन देने को संदर्भित करता है। इसमें दृश्यों का उपयोग करके अवधारणाओं को दिखाना शामिल है। यह चरण दर चरण निर्देशों के माध्यम से शिक्षण की प्रक्रिया का वर्णन करता है, या फिर उपयुक्त सभी। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन शिक्षण विधि में टीचर जो है वो किसी भी काम को, किसी भी प्रोसेस को, किसी भी कॉन्सेप्ट को दिखा करके समझाता है। ऑप्शन डी, यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस आपके राइट हो जाते हैं। प्रदर्शन विधि किस कौशल को डेवलप करने में हेल्प करती है? विलंब कौशल, अवलोकन कौशल, परिहार या फिर निष्क्रिय सुनने का कौशल। तो जो प्रदर्शन, जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, इसमें टीचर किसी प्रोसेस या काम को दिखा करके समझाता है। यानी कि कोई कॉन्सेप्ट है तो उसको सामने दिखा भी रहा है और समझा भी रहा है, चाहे ब्लैक बोर्ड पे दिखाए, चार्ट पेपर के माध्यम से दिखाए, प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाए, दिखा करके टीचर बच्चे को समझाना। तो बच्चा यहाँ पे ऑब्जर्व करता है चीज़ों को। इसमें छात्र ध्यान से देख करके सीखते हैं, इसलिए इस मेथड से मुख्य रूप से ऑब्जर्वेशन स्किल डेवलप होती है। बच्चा चीज़ों को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व कर रहा होता है। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि किस प्रकार के अधिगम पर जोर देती है? व्यक्तिगत अध्ययन, निष्क्रिय अधिगम, सहकारी अधिगम और सहयोग, या फिर व्याख्यान आधारित निर्देश। आपको बता दूं कि सामाजिक अभिव्यक्ति विधि जो है वह सहकारी अधिगम और
सहयोग पर जोर देती है। सामाजिक अभिव्यक्ति विधि में बालक ग्रुप में एक दूसरे ग्रुप में अपने विचार प्रकट करते हैं, डिस्कशन करते हैं, डिबेट करते हैं, मिल करके काम कर रहे होते हैं। यहाँ पे कोऑपरेटिव लर्निंग को बढ़ावा मिलता है, बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके सीख रहे होते हैं। व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि में शिक्षक क्या करता है? व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि ये टीचिंग की एक ऐसी तकनीक है जो थ्योरी और प्रैक्टिस को एक साथ जोड़ती है। कहा गया ना, व्याख्यान सह प्रदर्शन, आप व्याख्या भी कर रहे हो, साथ साथ में चीजों को दिखा भी रहे हो। ये क्या है? एक व्याख्यान देता है और एक व्यावहारिक प्रदर्शन के साथ इसका अनुसरण करता है। मतलब टीचर जो है जो भी कुछ पढ़ा रहा है उसको बोल बोल करके समझा रहा है, प्लस सामने दिखा भी रहा है। तो ये थ्योरी यानी कि सिद्धांत प्लस प्रैक्टिस को एक साथ जोड़ करके चलती है। ओके, इस विधि में टीचर केवल बोलकर नहीं समझाता बल्कि उससे रिलेटेड प्रयोग करता है, उससे रिलेटेड जो प्रोसेस है उसको फॉलो करता है, छात्रों के सामने करके दिखाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे टीचर उस सब्जेक्ट की सैद्धांतिक जानकारी देता है, यानी कि व्याख्या करता है, और फिर प्रयोग, चार्ट या मॉडल के माध्यम से उसे सिद्ध भी करता है। आई बात समझ में? बहुत बढ़िया। स्रोत विधि का क्या अर्थ है? स्रोत विधि का मतलब कि जो कुछ आप पढ़ा रहे हो बच्चों को उसका सोर्स बताओ कि आखिर वो आया कहाँ से। जैसे मैं आपसे कह दूं कि बीएड का एग्जाम मई के फर्स्ट वीक में होगा, अब आप कहेंगे कि सर आपको कैसे पता, आपको जानकारी कहाँ से मिली? फिर मैं क्या करूं कि यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल नोटिस है वो उठा करके आपके सामने रख दूं। मैंने कहा देखो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने लिखा है कि बीएड का एग्जाम मई फर्स्ट वीक में होगा, तो ये क्या हो गया? ये स्रोत विधि से आपको मैं बता दिया। हमने क्या किया? स्रोत विधि से आपको समझा दिया कि देखो इस तरीके से ये मई फर्स्ट वीक में आपका एग्जाम होगा। तो स्रोत विधि का मतलब कि आप टीचर जो कुछ बच्चों को समझा रहा है वो शिक्षण के दौरान मूल स्रोतों और सामग्री का उपयोग भी कर रहा है कि ये चीज यहाँ से आई है। आप किसी चीज को समझाने के लिए ग्लोब का यूज करते हो कि देखो यहाँ पे ये महासागर है, ये महाद्वीप यहाँ पे है ना, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, और साथ में ग्लोब पे उस चीज को दिखा रहे हो। ठीक है, चित्र का यूज कर रहे हो, मानचित्र का यूज कर रहे हो, किसी दस्तावेज का यूज कर रहे हो। ठीक है, तो चीजों को दिखा आप उसमें उसका स्रोत कि आखिर ये कहाँ से आया, कहाँ पे है। परियोजना विधि की अवधारणा के साथ कौन सा शिक्षक जुड़ा हुआ है? तो सिंपल सी बात है, प्रोजेक्ट मेथड दिया था विलियम एच किलपैट्रिक ने, सिंपल सी बात है। अगला क्वेश्चन, पर्यवेक्षित अध्ययन में पर्यवेक्षक क्या भूमिका निभाता है? पर्यवेक्षक यहाँ पे कौन है? टीचर है। ठीक है, देखिए पर्यवेक्षित अध्ययन जिसको सुपरवाइज्ड स्टडी कहते हैं, इसमें टीचर या जो पर्यवेक्षक होता है उसका काम है छात्रों को मार्गदर्शन देना, यानी कि पर्यवेक्षक सहायता प्रदान करता है, बच्चों को गाइड कर रहा होता है, कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है, बच्चों के डाउट्स को क्लियर करता है, बच्चों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर देता है, और किस तरीके से बालक प्रोग्रेस कर रहे हैं उन पर ध्यान रखता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। शिक्षा में कहानी कहने का उपयोग कैसे किया जा सकता है? देखिए, शिक्षा में कहानी कहने का, केवल वैज्ञानिक अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए हम कहानियां कहते हैं? नहीं, विज्ञान में तो कहानियां बिल्कुल ना चलती। केवल याद रखने की तकनीक को मजबूत करने के लिए, नैतिकता, मूल्य, सांस्कृतिक मानदंडों को पढ़ाने के लिए, बच्चों के बीच कंपटीशन को बढ़ावा देने के लिए कहानी का उपयोग नहीं होता सर। कहानी का उपयोग होता है बच्चों के अंदर मोरलिटी, इटिकेट्स, मैनर्स, इन सब चीज़ों को डेवलप करने के लिए हम कहानी सुनाते हैं। सर कैसे? जैसे मान लीजिए आपने सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की कहानी आप सुनाते हैं। कहानी में बताया जाता है कि राजा हरिश्चंद्र ने कैसे विषम परिस्थितियों में, कठिन परिस्थितियों में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इससे छात्रों को सत्य बोलने का मूल्य यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी सीखने को मिलती है। ठीक है, इसी तरह आप बच्चों को अगर पंचतंत्र की कहानियाँ की जैसे बुद्धिमानी और सही डिसीजंस लेना सिखाती है, शेर और चूहा की कहानी आप सुनाते हो तो को सिखाती है कि छोटा भी किसी की मदद कर सकता है, यानी कि सहयोग का मूल्य बच्चे के अंदर डेवलप होगा कि कैसे हमें एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। तो इस तरीके से कहानियों के माध्यम से नैतिकता, अच्छे मूल्य, सही व्यवहार आसानी से सिखाए जा सकते हैं। सांस्कृतिक मानदंडों को पढ़ाने के लिए कहानियों के जरिए छात्र अपनी संस्कृति, अपनी परंपरा, इतिहास से जुड़ते हैं, है ना, जो उनके होल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी चीज होती है। इसलिए ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। मुख्य रूप से उपयोग की जाने वाली समय रेखा विधि क्या है? यानी कि जिसको हम टाइमलाइन मेथड कहते हैं। टाइमलाइन मेथड का मतलब होता है
कि जो भी घटनाएं हैं, जो भी गतिविधियां हैं, उनके कालक्रम को चित्रित करना, कि जैसे ये दिखाने के लिए किया जाता है ताकि बच्चा ये समझ पाए कि कौन सी घटना पहले हुई, कौन सी घटना बाद में हुई। ठीक है, तो उन घटनाओं को सीक्वेंस में दिखाने के लिए छात्रों के लिए समय रेखा विधि कैसे फायदेमंद है? देखिएगा, वे घटनाओं को और अधिक भ्रमित करते हैं? नहीं, वे छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं को व्यवस्थित तरीके से समझने में मदद करते हैं। ठीक है, तो जो समय रेखा विधि है वो ऐतिहासिक जो घटनाएं हुई उनको एक सीक्वेंस में लगाने का काम यहाँ भी करती है। समय रेखा विधि, टाइमलाइन मेथड की ही बात यहाँ पे हो रही है। क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है अलग अलग तरीके से। निगमनात्मक विधि की एक विशेषता क्या है? देखिए, निगमनात्मक विधि जिसको हम लोग डिडक्टिव मेथड भी कहते हैं। क्या कहते हैं सर? डिडक्टिव मेथड भी कहा जाता है, जिसको डिडक्टिव मेथड। ओके, इसमें टीचर पहले सामान्य नियम या सिद्धांत बता देता है और फिर उसके बेस पे उदाहरण समझाता है। ठीक है, इसलिए इसमें टीचर की भूमिका मेन होती है। तो कुल मिलाकर के शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण जो है इसकी विशेषता है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण होता है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन कहता है 91 नंबर क्वेश्चन, निगमनात्मक विधि आमतौर पर कैसे शुरू होती है? विशिष्ट उदाहरणों और ठोस विवरण के साथ में शुरू होती है, छात्र जनित विचारों के साथ, अमूर्त नियम, सामान्यीकरण या सिद्धांतों के साथ। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो निगमनात्मक विधि, जो डिडक्टिव मेथड है, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें टीचिंग जो है वो अमूर्त नियम, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर होती है। कैसे? इसकी शुरुआत कैसे होती है? शिक्षक सबसे पहले छात्रों को एक सामान्य नियम, कोई फॉर्मूला हो गया, कोई थ्योरी हो गई, वो समझाते हैं। ठीक है, नियम बताने के बाद टीचर उस नियम को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं, उसे सिद्ध करते हैं। जैसे टीचर ने बता दिया a+b का होल स्क्वायर, ये इसका सूत्र बताना, ये आपने पहले बच्चे को उसका नियम बता दिया, फिर उस पर आधारित सवाल हल करवाना, यही तो निगमनात्मक विधि है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुक्रम निगमनात्मक विधि के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? देखिए, जो निगमनात्मक विधि होती है ना, इसमें हम हमेशा एक सामान्य नियम या एक जो अमूर्त विचार होता है, सार जिसको कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट, वहाँ से शुरू करते हैं, फिर उसे ठोस उदाहरणों तक लेकर के जाते हैं, जिसको कंक्रीट कहा गया है। यानी कि एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चलते हैं हम इसमें। जो हमारी ये निगमनात्मक विधि है, इसके कुछ शिक्षण सूत्र होते हैं। जैसे एक तो ये सामान्य से विशिष्ट चलती है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक चलती है, पहले नियम फिर उदाहरण बताए जाते हैं। ये एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट चलती है, यानी कि अमूर्त से मूर्त की तरफ, पहले सिद्धांत जो दिखाई नहीं देता वो बताया जाता है, फिर उसका वास्तविक प्रयोग कराया जाता है। यही तो है सार से कंक्रीट की तरफ। और दूसरी बात, ये नियम से उदाहरण की तरफ चलती है, नियम से उदाहरण की तरफ चलती है। भैया पहले फॉर्मूला बताया जाता है, फिर उस पर आधारित सवाल लगवाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, सूचना की प्रस्तुति के संदर्भ में आगमनात्मक विधि। अब ये देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, ये इंडक्टिव मेथड की बात करेगा। किसकी बात करेगा? इंडक्टिव मेथड की बात करेगा। ऊपर जो क्वेश्चन हम समझ रहे थे वो निगमनात्मक था, ये आगमनात्मक विधि है, तो अंतर है दोनों में। ठीक है, आगमनात्मक विधि में किस बात पर जोर दिया गया है? जो आगमनात्मक विधि है ये एक ऐसा प्रोसेस है जहां बालक खुद खोज करके ज्ञान प्राप्त करता है। ये विधि विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलती है। अभी हम ऊपर पढ़ रहे थे कि सामान्य से विशिष्ट यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक, अब ये स्पेसिफिक टू जनरल चलेगी, यानी कि विशिष्ट से सामान्य की तरफ हम इसमें चलेंगे। स्पेसिफिक टू जनरल चलते हैं इसमें। इसमें क्या होता है कि पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है। जो ऊपर विधि हम पढ़ रहे थे उसमें पहले नियम फिर उदाहरण, इसमें उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, पहले उदाहरण। ठीक है, टीचर क्या करेगा? सबसे पहले छात्रों के सामने कई सारे उदाहरण रख देगा। ठीक है, और बालक क्या करेगा? फिर उस उदाहरण को ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, उसको समझेगा और लास्ट में उन उदाहरणों के आधार पर एक सामान्य नियम या सिद्धांत बनाया जाता है। तो कुल मिलाकर के विशिष्ट उदाहरणों और अवलोकनों से सामान्य निष्कर्ष तक पहुंचना आगमनात्मक विधि की विशेषता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। कौन सा अनुक्रम आगमनात्मक विधि के दृष्टिकोण का सबसे अच्छा वर्णन करता है? बहुत बढ़िया, सेम क्वेश्चन पूछा है, आंसर चेंज कर दिए हैं।
अमूर्त से ठोस, सामान्य से विशेष, विशेष से सामान्य या सूत्र से उदाहरण की तरफ हम चलते हैं। आगमनात्मक विधि की बात हो रही है। जस्ट पीछे आपको मैंने बताया कि ये विशिष्ट से सामान्य चलती है, स्पेसिफिक टू जनरल चलती है ये, ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे बाकी जैसे अमूर्त से ठोस हो गया, इसमें ये हमारा डिडक्टिव मेथड की बात करता है, जहाँ पहले सिद्धांत जो अमूर्त होते हैं बाद में उसका प्रयोग कराया जाता है जो कि ठोस होता है, ठीक है। सामान्य से विशिष्ट, पहले एक सामान्य नियम बताया जाता है, फिर उसे विशेष परिस्थितियों में लागू किया जाता है। सूत्र से उदाहरण, पहले गणित का फॉर्मूला बता दिया, फिर उसके आधार पर सवाल लगवा रहे हो, ये सारा डिडक्टिव मेथड का उदाहरण हो गया। ये जो है ये हमारा आगमनात्मक विधि का उदाहरण हो गया। मूक शब्द का क्या अर्थ है? मूक शब्द का अर्थ होता है मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन 96 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन मूक की प्राथमिक विशेषता है? देखिए मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इसका सबसे बड़ा गुण इसकी एक्सेसिबिलिटी है कि देखो ये बात करता है ओपन एजुकेशन की, इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए खुला है। ये बात करता है किसकी? ओपन एक्सेस की। ओपन का मतलब कि इसमें शामिल होने के लिए किसी कॉलेज का हिस्सा होना या किसी विशेष डिग्री का होना जरूरी नहीं है कि आप किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन ले रखे हो, आपके पास कोई बड़ी डिग्री है। नहीं, दुनिया के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति जिसके पास इंटरनेट है वो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालयों से सीख सकता है, ठीक है। यही इसके इंटरनेट कनेक्शन वाले किसी भी व्यक्ति के लिए ये खुला है। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भारत में कौन सा संगठन राष्ट्रीय मूक समन्वयक है? ये क्वेश्चन देखिएगा। NPTEL, MIT, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है अभी इसकी बात आगे करेंगे, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन संगठन राष्ट्रीय मूक समन्वयक है। मैं आपको बताता चलूँ कि भारत में ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने स्वयं पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल पर गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम सुनिश्चित करने के लिए 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स नियुक्त किए गए हैं। कितने सर? 9। स्वयं के 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स की सूची इस प्रकार आपके सामने है, देखिएगा। कहता है आपका एक तो है AICTE, ठीक है, जो स्वपठित और अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों के लिए है, सेल्फ स्टडी के लिए। NPTEL जो कि अभी क्वेश्चन में हमारा सही हो जाएगा, वो इंजीनियरिंग के लिए है। UGC गैर तकनीकी PG शिक्षा के लिए, CEC स्नातक के लिए, NCERT स्कूली शिक्षा के लिए, NIOS स्कूली शिक्षा ओपन स्कूल के लिए, IGNOU हमारा स्कूल से बाहर के छात्रों के लिए, IIMB प्रबंधन अध्ययन के लिए, मैनेजमेंट के लिए, NITTTR शिक्षक प्रशिक्षण टीचर ट्रेनिंग के लिए। ये कितने हैं? 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा नहीं है, इसलिए ये 9 जो नेशनल कोऑर्डिनेटर्स हैं आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कौन सा संगठन राष्ट्रीय मूक समन्वयक है, वो हमारा NPTEL है प्यारे दोस्तों। क्या हो जाएगा? NPTEL जो है ये हमारा नेशनल कोऑर्डिनेटर है। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन भारत में राष्ट्रीय मूक समन्वयक नहीं है? वही जो मैंने अभी पीछे बोला था वही क्वेश्चन पूछ लिया। तो वो हमारा कौन सा राष्ट्रीय भारत में राष्ट्रीय यानी मूक समन्वयक नहीं है? तो वो हमारा MIT नहीं है। बाकी UGC, NCERT, IGNOU ये सब हैं, MIT नहीं है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर। सामाजिक विज्ञान में एक तात्कालिक उपकरण क्या है? तात्कालिक उपकरण क्या होता है? देखिएगा, उपकरण का एक पूरी तरह से नया टुकड़ा हो या मूल उपकरण के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण हो, एक महंगा तकनीकी उपकरण हो, एक सैद्धांतिक अवधारणा जिसका कोई भौतिक रूप नहीं है। तो आपको बता दें सामाजिक विज्ञान में एक तात्कालिक उपकरण होता है मूल उपकरण के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण। मान लीजिए आप क्लास में हैं और आप ग्लोब के माध्यम से कुछ बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, लेकिन ग्लोब वहाँ पे उपस्थित नहीं है, ठीक है, ग्लोब उपस्थित नहीं है। तो मूल उपकरण क्या है आपका? ग्लोब। कि भाई ग्लोब होता तो हम बच्चों को थोड़ा समझा देते, ग्लोब है नहीं, ठीक है। तो ये हो गया मूल उपकरण। अब इसके वैकल्प के रूप में, अब ग्लोब है नहीं तो आप कुछ दूसरी चीज़ लेकर के आओगे। ग्लोब की जगह एक बॉल लेकर के आओ, क्या? एक गेंद आप लेकर के आए
तो जो गेंद का यूज करके प्लस गेंद के साथ टॉर्च का आप यूज करके कैसे सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचता है, कैसे एक हिस्से पर उजेला रहता है, दूसरे हिस्से पर अंधेरा रहता है, ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए ग्लोब था नहीं, तो आप बॉल और टॉर्च का यूज कर रहे हो। ये क्या हो गया, ये मूल उपकरण के विकल्प के रूप में वो चीज नहीं थी, तब उपयोग किया जाने वाला एक उपकरण जो कि बॉल और टॉर्च थी। ठीक है, दिन और रात के कॉन्सेप्ट को समझा रहे थे हम उस बॉल के माध्यम से, वो यहाँ पे तात्कालिक उपकरण हो गया। आज का लास्ट क्वेश्चन। और प्यारे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कोई कॉपी, किताब, क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। बस नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए। 9628182649 फटाफट मैसेज कीजिए, और हाँ, अपने टीचिंग सब्जेक्ट जरूर लिख देना कि सर हमारे ये टीचिंग सब्जेक्ट हैं। ठीक है, चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन। तात्कालिक उपकरण के विकास में कौन शामिल है? जो तात्कालिक उपकरण बनाए जाते हैं कि चलो ये मेन चीज़ यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, मानचित्र नहीं है, चार्ट नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है, चार्ट पेपर नहीं है, तो क्या किया जाए, कुछ बनाया जाए। तो वो जुगाड़ तरीके से बनाने के लिए इसमें छात्र भी इंक्लूड होते हैं, शिक्षक भी, और जो उस चीज़ में एक्सपर्ट है वो भी उसमें इंक्लूड होता है। तो कुल मिलाकर के सभी लोग मिलकर के तात्कालिक उपकरण को डेवलप करते हैं। ऑप्शन जो बी है वह राइट हो जाएगा। क्लास के कमेंट करके जरूर बताइएगा, और थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।